हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज जो है हमारा ये जो सेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज। सो बीबीटी है बाहुबली टीम हमारी अनअकैडमी की। हमने फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन जून 23 स्टूडेंट्स के लिए एंड इस वीडियो में बीसीके चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे। अगर आपने बीसीके में इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने बीसीके का बेसिक भी नहीं पता तो भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने बीसीके चैप्टर 4 पहले नहीं पढ़ा तो भी ये देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से हम ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे, जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीत भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके के। ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीत भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसीके में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसीके कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमवी सर कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारे फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। सो आप एमवी सा कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमवी सा कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी बेटा इस हमारे चैप्टर में जो है ये वाली बातें पढ़ ली है। कौन सी? ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है, ठीक है। इसमें हमारा एक पार्ट बचा है स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस। इसमें एक पार्ट हमारा बचा है गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। ये वाला पार्ट हमारा भी करना बचा है। एंड देन इसके बाद जो है हम इस पे आने वाले हैं एलपीजी वाले पॉइंट पे, ठीक है। सो हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था? हमने प्रीवियस सेशन में किया था बेटा मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके में हमने आपको इस चीज को समझा के दिया था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज जो आपको कराने वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात इसमें आती है, एक और टॉपिक आपके बुक में दिया है, वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, ध्यान देंगे। चलिए, तो यहां पे क्या दिया है प्लीज ध्यान देंगे। बोलते हैं कि हम जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है
तो वो क्लोज्ड चेंबर्स में नहीं बनाता। क्लोज्ड चेंबर्स का मतलब क्या है, यहां पे इसमें लिखा है इन्होंने कि पब्लिक पॉलिसीज या गवर्नमेंट पॉलिसीज आर जनरली ड्रॉन नॉट इन, है ना, क्लोज्ड चेंबर्स। अच्छा, इससे इनका बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि गवर्नमेंट को जब पॉलिसी बनानी हो तो अपने मर्जी से कभी भी बना नहीं लेगा, है ना, अपने आप में ही डिस्कस कर ले पॉलिसी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। बोलते कि पॉलिसी बनाने के लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पूरा एक मतलब अलग अलग स्टेजेस से जाता है पूरा पॉलिसी, एंड देन फाइनली वो लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेबल करवाया जाता है। तो उसका क्या ये ट्रांसमिशन प्रोसेस है, मतलब पॉलिसी बनाने का प्रोसेस, और कैसे वो पॉलिसी लोगों को फाइनली जाके अफेक्ट करती है, उसका क्या प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज काम की है, यहाँ पे इस पूरे हमारे टॉपिक में ये वाली चीज काम की है कि सबसे पहले हमें पॉलिसी बनाने के लिए पॉलिसी का कंटेक्स्ट, हमें सबसे पहले पॉलिसी बनाने के लिए पॉलिसी का कंटेक्स्ट जानना जरूरी होता है कि हमें अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है तो कौन से टॉपिक से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, तो पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन बहुत आ चुका है, ऐसा समझिए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही समझाया था कि महंगाई कब बढ़ती है, जब हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने के वजह से डिमांड बहुत बढ़ जाती है चीजों की उनके सप्लाई के कंपैरिजन में, जिसके वजह से प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है, महंगाई इकोनॉमी में बढ़ती है। तो अब पॉलिसी कंटेक्स्ट समझिए कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनानी है, समझ में आ रहा है। तो जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगा सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी है कि किस चीज से रिलेटेड पॉलिसी बनाना है। ऐसी तो नहीं ना कि क्या बताए गवर्नमेंट आएंगे और बैठेंगे बोलेंगे चलो आज कुछ बनाते हैं पॉलिसी, ऐसा थोड़ी होता है। पहले कोई कंटेक्स्ट होना जरूरी है कि किस चीज से रिलेटेड बना रहे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट आता है पॉलिसी कंटेंट। अगला क्या है बताइए, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पॉलिसी कंटेंट, कि अब हमें पॉलिसी बनानी किस चीज से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से। तो अब पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए वो पॉलिसी कंटेंट बताएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कंटेक्स्ट, सबसे पहले रुको एक मिनट, चलिए ठीक है मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉलिसी का कंटेक्स्ट देखा, कंटेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉलिसी का कंटेंट या कंटेंट, ठीक है ना, कि पॉलिसी हमने समझा कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड बनानी है। अब पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर हमने इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने से लोग अब बैंकों से कम लोन लेंगे, धीरे धीरे लोगों के हाथ में पैसा जो है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा, हमारा जो डिमांड है कंट्रोल में आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। समझ पा रहे हो। तो हमारा कंटेंट में क्या आएगा कि हम इंटरेस्ट रेट्स को अगर हमने बढ़ा दिया तो इससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। कंटेक्स्ट क्या था, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बनाना है पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इसमें कंटेंट में क्या होगा, मतलब पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी जिससे इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अगला स्टेप आता है इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करेंगे ये पॉलिसी बनाने में। तो मनी सप्लाई से रिलेटेड पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और वो बनाता है आरबीआई। तो हम बोलेंगे ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पॉलिसी को बनाने में हेल्प करेंगे, तो आरबीआई हेल्प करेगा। अब आरबीआई कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही समझाया था रेपो रेट, है ना। तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, है ना। रेपो रेट क्या होता है, वो वाला रेट जिसपे बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक को अगर लोन चाहिए होगा आरबीआई से तो उसका रेट बढ़ जाएगा। अब बैंक सोचेंगे यार आरबीआई वाला ही हमसे ज्यादा रेट वसूल कर रहा है, तो चलो जब हम खुद लोन बांटते हैं उसमें भी ज्यादा रेट वसूलते हैं। तो रेपो रेट के बढ़ाने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा बैंक वाला, जिससे
मनी सप्लाई कंट्रोल में आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। समझ पा रहे हो? और फाइनली ये यहां पे भी क्या हुआ, पॉलिसी हमारी बन गई। आरबीआई ने बोला रेपो रेट को बढ़ा दो, आरबीआई ने रेपो रेट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया, रेपो रेट को बढ़ा दो। अब क्या होगा, फाइनली ये पॉलिसी जाके मार्केट में लॉन्च कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, बता देंगे लोगों को कि भैया देखो पॉलिसी बढ़ चुकी है, रेपो रेट बढ़ चुका है। अब इससे फिर मार्केट में लोग जो है इस पॉलिसी के हिसाब से रिएक्शंस देंगे अपने, एंड ये प्रोसेस फिर चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात क्या चल रहा है? बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी, क्या बात समझ में आ गई? बताइए फास्ट जल्दी से, आइए बढ़ेंगे आगे। तो याद रहेगा, पहले पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट समझो, फिर उसका कंटेंट, फिर कौन से इंस्टीट्यूशंस हेल्प करेंगे पॉलिसी बनाने के लिए, वो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एंड फाइनली वो मार्केट में जाके हम उसको पब्लिश कर देंगे पॉलिसी को, ठीक है, लागू कर देंगे पॉलिसी को। डन बात? चलिए वेरी गुड, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगला, अब यहां पे एमसीक्यू आता है इस पॉइंट पे, है ना। अच्छा, इस पेज में ये वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट का है, यही वाला पॉइंट क्या है बताइए? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ध्यान देंगे। अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है देखेंगे, बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। ये एमसीक्यू आता है कि पॉलिसी मेकिंग इज अ डैश प्रोसेस, बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। अब जो लोग पढ़ाई करके नहीं आएंगे वो मल्टी डायरेक्शनल को टिक मारने वाले हैं, पूरी क्या बताइए, एकदम पक्की चीज है। लेकिन आंसर क्या है कि पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस बाय डायरेक्शनल होता है। अब बाय डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बना देता है तो क्या गवर्नमेंट का काम खत्म? तो बोलते हैं नहीं, गवर्नमेंट पहले पॉलिसी बनाएगा, वो पॉलिसी को मार्केट में लागू करेगा। अब मार्केट वो पॉलिसी, जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाता है तो किसी कंटेक्स्ट को लेकर बनाता है, मतलब वो पॉलिसी बनाने के पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, वही ये कंटेक्स्ट बताता है कि पॉलिसी बना क्यों रहे हो, ये कंटेक्स्ट बताएगा, करेक्ट। तो गवर्नमेंट जब पॉलिसी बना देगा तो क्या काम खत्म? क्या बोलते हैं नहीं, पॉलिसी बनाने के बाद वो लागू करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हम जिस कंटेक्स्ट के लिए ये पॉलिसी बनाए थे, हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाए थे, वो सही में प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, लोगों के क्या फीडबैक्स है, मार्केट में लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस पॉलिसी पे। तो ये गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाने के बाद लोगों से फीडबैक्स भी लेता है और फिर पॉलिसी में और अगर कोई चेंजेस करने हो तो करते रहता है। तो ये बाई डायरेक्शन है, गवर्नमेंट पहले पॉलिसी बनाएगा, लागू करेगा, ये वन डायरेक्शन हो गया, एंड देन लोगों के फीडबैक भी लेगा और उसके हिसाब से पॉलिसी को और बेहतर करते जाएगा, इसलिए बाई डायरेक्शनल। याद रहेगा? क्या याद रहेगा मुझे बताइए जल्दी से। सो पॉलिसी मेकिंग इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। एक बार बस रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन लाइज विद द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है तो आरबीआई, है ना, आरबीआई उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये किसके अंडर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट अपने काम अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू करती है, आपको पता होगा, जैसे एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री है, रेलवेज के लिए है, कॉमर्स के लिए है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो चूंकि मनी सप्लाई फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मनी सप्लाई से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सी इंस्टीट्यूशन को यूज करेगा ये पॉलिसी बनाने के लिए? आरबीआई। ऐसा तो बोलते हैं द मिनिस्ट्री देन फंक्शंस थ्रू इट्स कमिटीज, कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो मिनिस्ट्री फिर इन लोगों के थ्रू, इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये काम करवाती है पॉलिसी बनाने का, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एट द ग्राउंड लेवल द रिकॉर्ड इज टेकन ऑन अ वाइडर कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस एंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर्स। बोलते हैं जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो बंद कमरों में नहीं बनाते, हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब पॉलिसी बनाने के बाद जिन लोगों को पॉलिसी अफेक्ट होने वाली है उनकी भी राय लेते हैं, उनका भी कंसल्टेंसी लेते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। द ड्राफ्ट पॉलिसीज आर पुट इन पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स। जब पॉलिसी बनती तो पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं उसका, देन उसको पब्लिश करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं। देन गवर्नमेंट ऐसे ओवरऑल रिएक्शंस को देख के पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस हो तो करता है, ठीक है ना। द पॉलिसीज दस फ्रेम आर देन इंप्लीमेंटेड एंड देयर इंपैक्ट इज फेल्ट, है ना। देन यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो मैंने सेम आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने रीड करवा दिया है।
एमसीक्यू यहां से आ सकता है कि क्या क्या प्रोसेस में आता है। इसे बोलते हैं बेटा पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रोसेस, पॉलिसी इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, कि पॉलिसी बनाने के बाद मतलब पॉलिसी बनाने का क्या प्रोसेस है और कैसे वो मार्केट को इंपैक्ट करता है उसका प्रोसेस है। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। बात खत्म, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए अगली बात देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट। हमने टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑलरेडी देख लिया है। स्कोप वाला क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी एंड सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, याद आ रहा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप था। अभी जो हम देखने वाले क्या है, ये वो वाली पॉलिसीज है विचार क्या बताइए, पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट, पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट देखेंगे जल्दी से। अच्छा चलिए, तो पहला यहां पे बोला है बेटा प्रोटेक्टिव पॉलिसी। पहला क्या बताइए, तो पहला है प्रोटेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव पॉलिसी में क्या होता है, ध्यान दीजिए, चलिए प्लीज ध्यान देंगे, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, यस। सो प्रोटेक्टिव पॉलिसी क्या होती है, बोलते हैं कि 1947 के बाद, मतलब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हमारे इंडिया में ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। बहुत ही कुछ ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने अपने बिजनेसेस वगैरह चालू किए थे इंडिया में, करेक्ट। अब अगर उस समय पे फॉरेन कंट्री से भी अगर कंपनीज आ जाती इंडिया में, अगर उस समय पे फॉरेन कंट्री से भी कंपनीज इंडिया में आ जाती, तो इससे क्या होता, इससे इंडिया में जो छुटपुट बिजनेसेस चालू है उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाता, और धीरे धीरे इंडिया में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको ही हेल्प की जरूरत थी, गवर्नमेंट की, उनको ही ग्रो करने की जरूरत थी। और उस समय पे ही अगर हमने फॉरेन के कंपनीज को भी अलाउ किया इंडिया में आने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए, तो क्या होता, इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस थे वो तो खत्म हो जाते, वो कॉम्पीट कर ही नहीं पाते फॉरेन के कंपनीज से। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए उस समय पे डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी कि कुछ केसेस में, कुछ सेक्टर्स में इंडिया अलाउ नहीं करता था फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करना, है ना। तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाते थे। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, कौन से रिस्ट्रिक्शंस, कि बाहर वालों को इंडिया में हम आने नहीं दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए कुछ सेक्टर्स में, है ना। तो क्या बताइए, उसे बोला था प्रोटेक्टिव पॉलिसी। अब पढ़िए एक बार क्या लिखा है, बोलते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेसेस सो दैट दीज में सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो। अगर हमने बिजनेसेस को प्रोटेक्शन दिया फॉरेन के कंपटीशन से, तो ही वो अपने आप को सस्टेन, तभी अपने आप को लंबे समय तक वो चला पाएंगे एंड ग्रो कर पाएंगे, ऐसा। तो इसलिए एग्जाम्पल में जो क्या लिखा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s to 80s, है ना। इन शॉर्ट वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर हम 1950 से लेके 1980s में देखें, तो इस समय पे गवर्नमेंट ने क्या किया था इंडिया की, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था, किसको, रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, है ना। क्यों, उनके एंट्री को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि अगर वो इंडिया में आते तो कंपटीशन बढ़ जाता, बेचारे डोमेस्टिक कंपनी ज्यादा ग्रो कर ही नहीं पाती। इसलिए तो डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जब फॉरेन कंपनीज को इंडिया में नहीं आने दिया, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसी। क्या याद रहेगा बताइए फास्ट, क्या याद रहेगा प्लीज बताइए बेटा, वेरी गुड, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, है ना। अब आपको एमसीक्यू आ सकता है, यही लाइन लिखी होगी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s to 80s restricted the entry of multinational corporation in India. This is an example of which policy? तो यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इस शब्द को देख के गड़बड़ कर देते हैं, यहां पे बच्चे इस शब्द को देख के गड़बड़ कर देते हैं। कौन से शब्द को देख के, इस शब्द को देख के। लेकिन आप एमवी सर के स्टूडेंट हो, आप ऐसी गड़बड़ नहीं करोगे, है ना। लोगों को क्या लगता है, ये शब्द लिखा है ना मतलब ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होगी, नहीं, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अलग चीज है जो अभी बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसको कॉन्सेप्ट याद रखें तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना।
आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे अगली बात है बेटा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, है ना। प्रोटेक्टिव हो गया, अब रिस्ट्रिक्टिव। अब रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या बोलता है कि ये चीज ना मैं आपको बीसी के चैप्टर 2 एंड बीसी के चैप्टर 5 में पढ़ाने वाला हूं कि किसी भी मार्केट में ना कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी मार्केट में कंपटीशन होना जरूरी है। कंपटीशन होना मतलब क्या, एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए मल्टीपल सेलर होने चाहिए। अगर समझो किसी मार्केट में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेचने वाला सिंगल सेलर होगा तो वो तो अपनी मनमानी चलाएगा। समझो आज मोबाइल फोन मार्केट में मल्टीपल कंपनीज है कि नहीं, है ना। तो सब कंपनीज एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही है और सब लोग कम से कम प्राइस में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है। समझो अगर मोबाइल फोन इंडस्ट्री में सिर्फ एप्पल कंपनी होती और कोई कंपनी है ही नहीं जो मोबाइल बनाती है तो क्या होगा। एप्पल वाले वैसे भी महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं। समझो अगर वो अकेले रहते मार्केट में तो भैया घना घर वर गिरवी रख के मोबाइल फोन लेना पड़ता था, इतना महंगा कर देते प्रोडक्ट को। तो बोलते हैं कि हर मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, पर कभी कभार अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बन रहा है कि उसके वजह से कंपटीशन पूरा खत्म हो जाएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उतना बड़ा बनने ही मत दो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बन रहा है कि जिसके वजह से कंपटीशन खत्म हो सकता है तो उसको बड़े होने से पहले ही रोक दो। इसको बोला है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। समझा। अब पढ़िए क्या लिखा है। अब बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी पुट्स अ कर्व मतलब रुकावट लगाता है ऑन द बिजनेस ग्रोथ लेस्ट मतलब होता है अनलेस इट शुड बिकम अ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, है ना। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक। वापस से मैं लिख रहा हूं यहां पे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी पुट्स अ कर्व मतलब रुकावट, पुट्स अ कर्व मतलब रुकावट ऑन बिजनेस ग्रोथ लेस्ट मतलब अनलेस इट शुड बिकम डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। कि ये पॉलिसी है ना, तो इसमें एग्जाम्पल क्या सर ये बताओ। तो आपको पता है जब समझो अगर अभी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है मेजर जो प्लेयर्स हैं। अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी खरीदना है तो मेजर जो दो बड़ी कंपनी है इंडिया में वो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। ये मेजर दो क्या है कंपनीज है। समझो अगर कल जाके ये दोनों कंपनी ही अगर मर्ज हो गई तो समझ लो आगे जाके अगर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही समझो मर्ज हो गई तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अरे अभी चूंकि कंपटीशन है इसलिए हमें चीजें सस्ते में मिल पा रही है ना, जितना ज्यादा कम कॉस्ट है उतने में मिल पा रही है। जब फ्लिपकार्ट वाला बिग बिलियन डे लेके आता है तो अमेजॉन वाला ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लेके आता है। समझ पा रहे हो, कंपटीशन की वजह से। तो अगर ये दोनों ही मिल गए तो कंपटीशन खत्म। तो जब समझो अगर ऐसी कोई दो बड़ी कंपनी जब मिलती है ना, जब दो बड़ी कंपनीज मर्ज होना चाहती है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है सीसीआई की। किसकी? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर टाइप के मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए। समझ पा रहे हो। तो अगर कोई दो बड़ी कंपनी मर्ज होने वाली होती है ना तो पहले सीसीआई से परमिशन लेना पड़ता है कि हम मर्ज हो सकते हैं क्या। फिर सीसीआई पूरा एनालिसिस करता है, अगर इसे ठीक लगा तो ही मर्ज होने देंगे वरना होने नहीं देंगे। अब जैसे टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया मर्ज हुआ सर, तो उसको क्यों होने दिया? अरे बेटा मर्ज होकर भी क्या हो गया, जब दो कंपनीज के मर्ज होने से कंपटीशन खत्म हो जाए। क्या वोडाफोन आइडिया के मिलने से एयरटेल जियो खत्म हो गया क्या? अरे अभी भी चल रहा है वो। तो अगर नुकसान होगा तो रोक लगाएंगे ना। अरे अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना बड़ा बन रहा है जो नुकसानदायक होगा तो उस पर रुकावट लगाएंगे, अगर उतना नुकसानदायक नहीं होगा तो काय को रुकावट लगाएंगे। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। तो वोडाफोन आइडिया के मिलने पे, है ना, तो वोडाफोन आइडिया के मिलने में जो है
वोडाफोन आइडिया के मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, तो इसलिए उसको मिलने दिया। समझ पा रहे हो? अगर उनके मिलने से कंपटीशन खत्म होने की संभावना अगर होती तो फिर उसको मिलने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर जियो और एयरटेल मिल जाए, अरे भाई साहब यही तो दो बड़ी कंपनीज है टेलीकॉम की इंडिया में, मतलब और भी है पर सबसे बड़ी दो ये है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, फिर बीएसएनएल आता है। अगर जियो और एयरटेल ही मिल गया तो खत्म ही हो जाएगा कंपटीशन, तो उसको मिलने नहीं देंगे फिर। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो कौन रोक लगाएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। सो देखो, ग्रोथ ऑफ अ फर्म इनटू मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडाउ इट विद इकोनॉमिक पावर। बोलते हैं अगर किसी फर्म के अगर फर्म की मोनोपोली हो गई, मतलब मार्केट में हम अकेले सेलर है इस प्रोडक्ट का, तो वो सेलर जो है ना क्या करेगा? अपनी मनमानी चलाएगा, है ना, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेगा ज्यादा प्राइसेस चार्ज करके। तो ऐसा हो उसके पहले ही उस पर रोक लगा दो, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले के जमाने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले हुआ करता था एमआरटीपी, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके अंदर बनाया था एमआरटीपी कमीशन। तो पहले एमआरटीपी कमीशन रोक लगाता था ऐसे मोनोपोली बनने से। फिर एमआरटीपी कमीशन को खत्म करके 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया। तो आज काम किसका है? कंपटीशन को, मार्केट में कंपटीशन को बनाए रखने का काम किसका है आज इंडिया में? इसका, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। बस इतना याद रखना है। बताइए, बढ़े आगे फास्ट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बताइए। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बीसी के चैप्टर 5 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगले टाइप की पॉलिसी आती है बेटा रेगुलेटरी पॉलिसी। तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बार ऐसी पॉलिसीज भी बनाता है, रादर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाता है जिनका काम होता है कि इंडिया में जो अलग अलग सेक्टर्स है बिजनेस के, है ना, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट का सेक्टर, है ना, जो भी अलग अलग सेक्टर्स है इंडिया में, वो अलग अलग सेक्टर्स एक यूनिफॉर्म्ड वे में चलने चाहिए। उनको एक यूनिफॉर्म्ड सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर सारी कंपनीज, समझो अगर सारी बैंकिंग कंपनीज एक यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगी ना, तो ज्यादा बेहतर वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो सेक्टर ग्रो कर सकता है। और ये कौन इंश्योर करेगा कि बैंक वाले सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे कि नहीं? उसके लिए गवर्नमेंट बनाता है रेगुलेटरी पॉलिसी। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाता है गवर्नमेंट जो निगरानी रखने का काम करते हैं कि सारे बैंक वाले बराबर काम कर रहे कि नहीं, सब लोग बराबर रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे कि नहीं। तो बैंकों के लिए बनाया आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बनाया आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंजेस पे निगरानी रखने के लिए बनाया सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सब एग्जांपल है रेगुलेटरी पॉलिसी के। समझ पा रहे हो? बढ़ेंगे तो देखो, सच पॉलिसीज एम एट पुटिंग इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटी और मार्केट। जैसे आरबीआई का बनाना, है ना, जैसे सेबी का बनाना, जैसे आईआरडी का बनाना, है ना। क्यों बनाए इन लोगों को? ताकि जैसे आरबीआई को बनाया ताकि वो बैंकिंग सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए और फिर चेक करे, निगरानी रखे कि सब लोग फॉलो कर रहे कि नहीं, ऐसा। तो रेगुलेटरी पॉलिसी। बढ़ेंगे आगे, अगला देखेंगे फैसिलिटेटिव या इसका दूसरा नाम है डेवलपमेंटल पॉलिसी। वापस से फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। यस, तो बोलते हैं फैसिलिटेटिव पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो किसी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या था? कोई बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो करने से रोक रहा था वो, मतलब एग्जैक्टली इसका अपोजिट था रिस्ट्रिक्टिव, है ना। और फैसिलिटेटिव क्या है? ये ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी की वजह से बिजनेसेस को हेल्प मिलेंगी ग्रो होने में, ऐसा। तो डेवलपमेंटल पॉलिसी आर द वंस विच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी। फैसिलिटेट करना मतलब बढ़ावा देना। तो ऐसी पॉलिसी जो बढ़ावा देंगी बिजनेस को, जो हेल्प करेंगी बिजनेस को ग्रो होने में, फैसिलिटेटिव पॉलिसी, है ना। तो जैसे, हाँ, तो जैसे समझो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, है ना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला, सुनो, गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक वालों
एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे नहीं लेना है, सिर्फ समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक वालों तुम अगर 100 करोड़ का लोन बांटोगे ना, उसमें से 20 करोड़ का लोन, उसका 20% कम से कम एमएसएमई को देना ही पड़ेगा। एमएसएमई होते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छुटपुट ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमईज में आता है। इसका डेफिनेशन बीसी के चैप्टर 1 में बताया है, उसके 10 लेक्चर की लिंक ऑलरेडी पड़ी है हमारे लेक्चर ट्रैकर में, ठीक है ना, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक वालों तुम जितना भी लोन बांटते ना, उसमें से एटलीस्ट 20% लोन एमएसएमई को देना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो एमएसएमईज होंगे इनको बैंकों से लोन आसानी से मिलेगा, तो इनको जब पैसा मिलेगा तो ज्यादा आसानी से ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस को। तो ऐसी पॉलिसी बनाना क्या होगी, एमएसएमईज को हेल्प करेगा ग्रो करने में। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिसी। नेक्स्ट फिर बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनएसडीसी, एमसीक्यू आया हुआ है ऑलरेडी। एनएसडीसी होता है बेटा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें गवर्नमेंट क्या किया कि इंडिया के लोगों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर स्किल्स की कमी है। तो गवर्नमेंट ने एनएसडीसी बनाया जो लोगों को स्किल्स सिखाती है, अलग टाइप के स्किल्स सिखाती है ना। तो जब लोग स्किलफुल हो जाएंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी फिर ज्यादा, मतलब किसी एक्टिविटी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है ना, है ना, लोगों को जॉब मिलने में हेल्प होगी एनएसडीसी बनाने से, ऐसा। तो फॉर्मेशन ऑफ एनएसडीसी इज एन एग्जांपल ऑफ, एमसीक्यू आएगा, क्या बोलोगे, फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी। खत्म, बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला देखेंगे, नेक्स्ट बात देखेंगे, आ जाइए नेक्स्ट बात। चलिए अब फाइनली हम बात करेंगे किसी, बताइए, द इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया, है ना। तो 1991 में आया था बेटा, क्या बताइए, इसमें आया था द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे यहाँ पे। याद आ रहा है कि नहीं आपको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, है ना, यस ना बताइए, ठीक है, राइट। तो ध्यान देंगे प्लीज। तो 1991 के समय इंडिया की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के ही, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे। अगर अब इंडिया ने कुछ नहीं किया तो आगे जाके खाने के भी वांदे होने वाले थे इंडिया के, याद आ रहा है। उस समय पे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे रादर, किसमें बताइए, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये इस चैप्टर का आखिरी हम हिस्से में पहुंच चुके हैं, हमारे नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए प्लीज थोड़ा सा, यस आ जाइए, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आ जाइए। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, बताइए, लिबरलाइजेशन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन की बात करेंगे कि ये जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे अब इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, ठीक है। चलो तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, बोलते हैं कि 1991 के पहले गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे किसी भी टाइप के बिजनेस को करने में। इसके वजह से ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स ज्यादा बिजनेसेस करते ही नहीं थे, बोलते थे यार बिजनेस करना है तो इतने झंझट पालने पड़ते हैं, हर चीज में गवर्नमेंट से पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, हर चीज में लाइसेंस पहले लो, है ना, फिर कुछ भी करना है, थोड़ा भी आगे बढ़ना है, वापस से गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतनी ज्यादा लाइसेंसिंग हर चीज में करके रखी थी कि लोग परेशान हो गए थे। बोलते इससे अच्छा तो क्या है बताओ, इससे अच्छा अपना एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी करो, छोड़ो बिजनेस वगैरह, है क्या करेंगे बिजनेस कर, खेती बाड़ी करते हैं। तो लोग जो है ना बिजनेस करने से दूर भागते थे, क्यों, क्योंकि इतने लॉज रेगुलेशन बना के रखे, कुछ काम की नहीं यार, इतना रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो मन किसका होगा बिजनेस करने का, समझ रहे हो। तो ये चीज जो है ना समझ में आई हमको 1991 में कि लोगों को अगर हम फ्रीडम देंगे ही नहीं बिजनेस करने का तो करेंगे ही कैसे वैसे भी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं थी, पहले क्यों इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, थोड़ा सा गवर्नमेंट का ऐसा था कि कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट इंडिविजुअल्स उतना इन्वेस्टमेंट वैसे भी नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भैया हम करके देते हैं। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलग अलग टाइप के बिजनेस नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम करके देते हैं, लोगों को तो जरूरत है ही। तो ज्यादातर सेक्टर में गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व था।
फिर उस समय पे ऑलरेडी हमारे ऊपर क्या बताइए, पहले 200 साल ब्रिटिश राज करके गए थे, हमको उसका भी दुख था कि अब वापस से समझो हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल अगर दे दिया किसी को भी तो क्या होगा बताइए, फिर से गलत वगैरह हो सकता है हमारे साथ। उससे अच्छा क्या भैया सब हमारे कंट्रोल में रखो। तो ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस थे जिसके वजह से ऐसा हुआ। पर फिर 1991 में हमें लगा कि यार अब अगर इंडिया को ग्रो अगर आप करना चाहते हैं तो हमें सबको एम्पावर करना जरूरी है ना, लोगों को ये छूट देना, ये फ्रीडम देना जरूरी है कि आपको जो बिजनेस करना है ना करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप लॉस को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ताकि लोग आसानी से नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सके। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, तो बोलते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या है, लिबरल करना है ना, मतलब फ्री करना, फ्रीडम देना है ना, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, इसे लिबरल होना बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल और लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। रिमूवल मतलब क्या, कुछ लॉज रेगुलेशन को तो हटा ही दिया, जो कुछ थे ऐसे लॉज रेगुलेशन जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते थे उसको तो रिमूव ही कर दिया, और कुछ ऐसे लॉज थे, कुछ ऐसे रूल्स थे जिसको थोड़ा सा लूजन आउट कर दिया। लूजन आउट मतलब क्या, पहले बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे अब थोड़े कम कर दिया, ऐसा। तो रिमूवल और लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, दिस हैपेंस बाय डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंसेस। लाइसेंसेस मतलब लाइसेंस बनाने का जो सिस्टम है उसको डिसमेंटल, उसको खत्म कर दिया लाइसेंस बनाने के सिस्टम को। एंड क्या, डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा निगरानी रख रहे थे हर चीज में, जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था उसको डीरेगुलाइज मतलब उसको कम किया, ऐसे डीरेगुलेशन। देन ईजिंग ऑफ अप्रूवल्स, आसानी से अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट से ताकि लोग जल्दी बिजनेस चालू कर सके। एंड सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिन कंट्रोल ओवर द बिजनेस, है ना। सिस्टमैटिक लूजनिंग, है ना। सिस्टमैटिक लूजनिंग मतलब क्या, ऐसा एक झटके में सब खत्म कर दे, ऐसा नहीं कर सकते ना, धीरे धीरे लॉज में चेंजेस किए, धीरे धीरे लॉज को क्या क्या बताइए, है ना, लॉज के रिस्ट्रिक्शंस को कम किया, ऐसा। सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब लॉ एंड एडमिन कंट्रोल ओवर बिजनेस, तो गवर्नमेंट का जो लॉ के हिसाब से एंड बाकी चीजों के हिसाब से जो कंट्रोल था बिजनेस पे उसको धीरे धीरे कम किया, लूजन आउट किया। समझ रहे बात, बताइए फास्ट जल्दी से। यस ओके, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिया, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलो आ जाइए, ठीक है बढ़े आगे नेक्स्ट। तो बोलते हैं तो ऐसा इन्होंने क्या बताइए किया, आगे बढ़ते हैं। अब 1990 के पहले क्या था, 1990 के पहले मतलब लिबरलाइजेशन होने के पहले कैसी पॉलिसी थी वो बता रहे हैं। तो बोलते हैं उसके पहले ना हम प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, है ना। एंड दीज रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडेड रिजर्वेशन ऑफ साइजेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर। अब इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब क्या सुनिए। बोलता है कि जैसे समझो अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, बस में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जैसे बचपन में नहीं कि अपन पिकनिक वगैरह में जाते थे, स्कूल के पिकनिक में जाते थे, तो बस वगैरह आती थी स्कूल में, ठीक है। फिर हम पहले जाके बैठ जाते थे बस में, और फिर आपका जो भी दोस्त या दोस्तनी जो भी होंगी उसके लिए बाजू की सीट रिजर्व करके रखते थे, है कि नहीं बताओ। अरे बस में इतना लंबा सफर है तो क्या कंपनी भी अच्छी चाहिए, तो हम क्या करते थे बताओ। हाँ तो हम क्या करते थे, हम मतलब आप सब, मैं नहीं है, आप सब क्या करते बताओ। हम क्या करते ना, सीट पे रुमाल रख देते, सीट पे क्या रुमाल रख देते, मतलब क्या भैया सीट रिजर्व्ड है ना, वो सीट पे रुमाल रख देंगे तो वो सीट रिजर्व्ड है। वहां पे हम कोई है ना, कोई समझो कोई दूसरा स्टूडेंट आता है उसको रुमाल दिखता, बोलते नहीं नहीं वो यहाँ पे आने वाला है कोई, है ना, आप पीछे बैठ जाओ, है कि नहीं। तो रुमाल रख दिया मतलब क्या, रिजर्व कर दिया, ऐसा। तो है ना, अब सुने ध्यान से। तो वैसे ही 1991 के पहले 1991 के पहले गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज पे रुमाल रख दिया था, है ना, कुछ इंडस्ट्रीज में उन्होंने रुमाल रख दिया था भैया, है ना। बोला कि देखो ये इंडस्ट्रीज में तो हम ही बिजनेस करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा था। ये इंडस्ट्रीज में अगर बिजनेस करना है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन ही नहीं है, इसमें हम ही करेंगे। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए रिजर्व करके रखे थे। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, है ना, ठीक है ना, आगे नेक्स्ट आगे। फिर रिक्वायरमेंट टू ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस
फॉर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन एंड ऑगमेंटेशन, है ना। तो ऑगमेंटेशन वगैरह का मतलब क्या है कि जब किसी फैक्ट्री में हमें एडिशनल मशीनरीज वगैरह अगर लगानी होती है, अपने प्रोडक्शन करने के कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है, तो इसके लिए भी पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, समझा। इसके लिए भी गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो गवर्नमेंट ने बोला कि इस इंडस्ट्री में छुटपुट ऑर्गेनाइजेशन ही चलेंगे। कोई इस ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि इस इंडस्ट्री में काम करना है तो छुटपुट ऑर्गेनाइजेशन ही चलेगा, इस इंडस्ट्री में बड़ा कंपनी बनाना अलाउड ही नहीं है, ऐसा। तो देखो क्या लिखा है, सम इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड, है ना, फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो वापस से 1990 के पहले किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे? 3 प्रकार के, ध्यान देंगे। 1990 के पहले किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन? 3 प्रकार के। पहला प्रकार क्या था इसमें? पहला प्रकार है कि पब्लिक सेक्टर, है ना, गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा था। कुछ इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने क्या रुमाल डाल के रखा था कि भैया ये तो हमारी है, इसमें हम ही बिजनेस करेंगे। दूसरा टाइप का रिस्ट्रिक्शन क्या था कि अगर किसी को अपने फैक्ट्री में कैपेसिटी को बढ़ाना है, ऑगमेंटेशन, नई मशीनरीज और लेके आना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो रिजर्व करके रखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे, इसको हटा दिए लिबरलाइजेशन में, ऐसा बोला जा रहा है ना। सो लिबरलाइजेशन का और एक डिफिनेशन दिया है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ क्या बताइए, प्राइवेट सेक्टर के फ्रीडम को बढ़ाने का जो प्रोसेस है, उन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो हटाया तो उनका फ्रीडम बढ़ेगा, तो इससे वो ज्यादा आसानी से बिजनेस कर पाएंगे। इस प्रोसेस को ही बोला लिबरलाइजेशन। बस इतना ही याद रखेंगे। फिर ये आपको कुछ दिया आपके बुक में अलग से, विंड्स ऑफ चेंज, एक ऐसा अलग से आपको नोट, है ना, ऐसा बॉक्स टाइप में दिया होगा, ये ध्यान दीजिए। ये कुछ ज्यादा आपको ज्यादा टेंशन लेना है, जितना बताऊं उतना ही याद रखना, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए रिजर्व करके रखे थे। ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी? तो बोलते टोटल 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए क्या बताया, रिजर्व करके रखी थी, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो यार वीडियो को आप लाइक कर देंगे अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो, जल्दी से। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे अगर यहां तक बातें आपको समझ में आ गई है तो, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने जो खुद के लिए रिजर्व करके रखी थी ना, कितनी थी बताओ? लगभग 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट बोला भैया इसमें तो हम ही बिजनेस करेंगे, जिसके अंदर आयरन, स्टील, हैवी प्लांट मशीनरी, टेलीकॉम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज से रुमाल हटा दिया। लिबरलाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट ने जहां पे रुमाल रखा था ना कुछ इंडस्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज से रुमाल हटा दिया। समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूं? तो पहले 18 इंडस्ट्रीज में रुमाल रखा था, लिबरलाइजेशन करने के बाद 15 इंडस्ट्रीज से रुमाल हटा दिया और बोला प्राइवेट सेक्टर आओ बेटा, तुम भी आओ, तुम भी बिजनेस करो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। तो ध्यान देंगे, तो बोलते हैं कि लिबरलाइजेशन करने के बाद जिन इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का रुमाल अभी भी है वो कौन सी है? तो वो 3 ही है बोलते हैं। सो ये 18 इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस टू 3, मतलब अब सिर्फ 3 ही इंडस्ट्री है जिस पे गवर्नमेंट का रुमाल है, बाकी में प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता बिजनेस। समझ पा रहे हो? चलो तो देखो क्या हो रहा है, जैसे डिफेंस, एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। तो अभी ये जो 3 है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, ये 3 सेक्टर में गवर्नमेंट अभी भी सिर्फ गवर्नमेंट ही बिजनेस कर सकता है, प्राइवेट का अलाउड नहीं है इसमें अभी भी, ठीक है। आगे नेक्स्ट। फिर हमने बोला था ना कि गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला जो सिस्टम लेके आया था, बिजनेस को ग्रो करना है तो गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लो एक्स्ट्रा मशीनरीज को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश, मतलब खत्म कर दिया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू हजार्डस एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्री। मतलब देखो यार, अगर आप हर टाइप के फैक्ट्री को बोलोगे कि नया मशीनरी लेना तो पहले हमसे लाइसेंस लो, तो वो हटा दिया। पर बोला यार कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती है जैसे कि सिगरेट जहां पे बनता है, अल्कोहल जहां पे बनता है
है ना, जहां पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव वगैरह क्या होता है, जैसे अभी ट्विन टावर, पता है कि नहीं, ट्विन टावर करके बिल्डिंग थी, वो इलीगली कंस्ट्रक्ट की गई थी, तो उसको ऐसे उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया बाद में गवर्नमेंट ने, क्या कि इसको अब डिमोलिश कर दो, मतलब इसको क्या गिरा दो पूरी बिल्डिंग को। तो उसके अंदर ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव रखवाए, है ना, मतलब इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक कंपनी को, तो लोग आते हैं बिल्डिंग को गिराने के लिए ऐसा, तो उसमें ये सब रखते 9 सेकंड में, है ना, ऐसा बटन दबाते तो धनाधन धनाधन पूरा फूट जाता अंदर और पूरी बिल्डिंग गिर गई ऐसा। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये हजार्डस है ना, प्रॉब्लमेटिक है, इससे प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसमें कम से कम भैया परमिशन ले लो गवर्नमेंट से, है ना। एरोस्पेस से रिलेटेड, ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल दवाई वगैरह बनाने से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है, इसमें अभी भी एडिशनल मशीनरीज या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने तो अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहा, ये सारी में, बाकी में लेने की जरूरत नहीं, ऐसा बोल रहे हैं आगे। फिर हाँ, फिर क्या बताइए कि जब हर बार लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को, लार्ज फैक्ट्रीज, लार्ज कंपनीज को सेपरेट क्लियरेंस लेना पड़ता था एमआरटीपी से, है ना, तो ये भी हटा दिया, बोले जान दो कोई जरूरत नहीं, ये एमआरटीपी से अब मत लो परमिशन। फिर हमने कुछ इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व रखी थी, है ना, 800 ऐसे आइटम थे जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व रखे थे, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, बस इतना ही याद रखना है। तो पहले 18 इंडस्ट्री में रुमाल था, अब सिर्फ 3 में ही रखा। फिर उसके बाद जो लाइसेंसिंग वाला जो प्रॉब्लम था कि बिजनेस को ग्रो करना है, एडिशनल मशीनरीज वगैरह लगाने, तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, वो अबॉलिश कर दिया वो सिस्टम को, बस कुछ इंडस्ट्रीज में अभी भी रहने दिया वाला सिस्टम। आगे देन लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को पहले सेपरेट क्लियरेंस लेना पड़ता था एमआरटीपी से, अगर आपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो वो भी रिक्वायरमेंट हटा दी। देन 800 इंडस्ट्रीज को जो पहले इन्होंने रिजर्व करके रखा था छुटपुट इंडस्ट्रीज, छुटपुट सेक्टर के लिए, तो बोला आप जान दो ये रिस्ट्रिक्शन हटाते हैं, जिसको जहां बिजनेस करना है करो यार, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चलो बढ़ेंगे आगे, अगला देखेंगे जल्दी से। सो लिबरलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन ओपनिंग ऑफ अ होस्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, है ना। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। कौन सी चीज के वजह से हमारा मार्केट ओपन अप हो गया और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम मिला बिजनेस करने के लिए? लिबरलाइजेशन की वजह से। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐसा है ना। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर को तो फ्रीडम मिला ही मिला, साथ ही साथ फॉरेन से भी लोग अब ज्यादा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। और काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया में लिबरलाइजेशन की वजह से। बस इतना ही काम का इसमें, और काम का नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे प्राइवेटाइजेशन। जल्दी से थोड़ी सी बात देखेंगे और लेक्चर को एंड कर देंगे, 10 मिनट बस रुक जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान, ठीक है, हाँ बढ़ेंगे आगे। तो अभी कुछ बच्चे बोले सर रेलवे में तो अभी भी रेलवे का मोनोपोली है ना, रेलवे का मोनोपोली है, तो उसका कैसे? तो हम उसके बारे में ना इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में आपको बताएंगे अलग से, कि वैसे तो किसी भी सेक्टर में मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट की अगर मोनोपोली होना तो चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली प्रोडक्ट और सर्विस जब बनाता है तो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाता है, प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होता गवर्नमेंट का जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। इसलिए रेलवे सेक्टर को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने दिया है अभी भी। कुछ उसमें है ना प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया है अभी, लेकिन मेजोरिटी अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, ताकि जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग ना बन जाए। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप बस प्रॉफिट कमाने के जबरदस्ती बहुत ज्यादा प्राइस हाइक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए बस। तो वो वेलफेयर के लिए है, लोगों के हेल्प के लिए है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इंडिया में ट्रैवल कर सके, उसके लिए रेलवेज बनाया था। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए वो, ठीक है, तभी वो चीज कम दामों में लोगों तक पहुंच पाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, बढ़े आगे, आ जाइए बढ़ेंगे नेक्स्ट अगली बात। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बात आती है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या था, बोलते इट इज अ मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो गवर्नमेंट का कंपनीज के ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज करने का जो अप्रोच है उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। अब ऐसा क्यों हुआ, बोलते हैं कि 1990s तक कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे गवर्नमेंट ने रुमाल रख के रखा था कि इसमें हम ही करेंगे काम।
अब इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट का क्या होता है अप्रोच, वेलफेयर का, है ना, तो उनका प्रॉफिट मेकिंग का नहीं था। अच्छा, साथ ही साथ सब लोग एकदम बाबू की तरह काम करते हैं, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पहले, है ना, आराम से बस काम चल रहा है, कोई एफिशिएंसी नहीं, है ना, अगर कोई काम जल्दी हो सकता है तो भी उसमें टाइम लगाएंगे, समझ रहे हो बात को, डिसीजन मेकिंग बहुत लेट होता है, एकदम आराम आराम से काम चल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज थी जो भारी लॉसेस में चल रही थी, समझ रहे हो, और गवर्नमेंट को वैसे भी पैसों की जरूरत थी। तो एक रीजन क्या है कि एक तो गवर्नमेंट कंपनीज की एफिशिएंसी बहुत कम थी, जिसके वजह से लॉसेस बहुत बढ़ रहे थे, और बहुत सालों से लॉसेस में चल रही थी गवर्नमेंट कंपनीज। कुछ कुछ है, सारी नहीं, कुछ 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 कंपनीज थी जो प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट की, तो कुछ कुछ कंपनी लॉस हो रहा था। और दूसरा क्या था रीजन, कि पैसों की जरूरत थी गवर्नमेंट को उस समय 1991 में, तो बोला एक काम करते हैं, ये जो गवर्नमेंट की हमारी कंपनी है ना, इसमें से कुछ कंपनी को बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो ये आता है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो बोलते हैं कि क्या इंडिया में पहली बार ये चालू हुआ क्या प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो बोलते हैं नहीं। देखो क्या लिखा है, बोलते हैं पहले यूके के जो प्राइम मिनिस्टर एक रह चुके थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने, मिसेस मार्गरेट थैचर, इन्होंने बेटा ब्रिटिश कोल माइंस को इन्होंने क्या किया था, प्राइवेटाइज किया गया था, है ना, और एंड मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड स्कूल एजुकेशन सर्विस वर आल्सो प्राइवेटाइज्ड, ऐसा बोल रहा है। तो बोलते हैं कि क्या इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ क्या कि इंडिया में ही सबसे पहली बार प्राइवेटाइजेशन हुआ, नहीं। एग्जाम्पल दिया है कि पहले के जमाने में भी ऑलरेडी यूके में मिसेस मार्गरेट थैचर ने ये प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ था, ये एक दो कंपनीज में। इसमें कोई एमसीक्यू आया नहीं है, रीड करके रखेंगे, ठीक है। आगे तो प्राइवेटाइजेशन क्या है बताइए, जब हम गवर्नमेंट कंपनी का क्या करते हैं, जब हम गवर्नमेंट कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनी अभी गवर्नमेंट के ओनरशिप में है, मैक्सिमम ओनरशिप, मेजोरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। अगर जब हम इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, कुछ ओनरशिप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, इसको क्या बोला इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया, बोलते हैं बट, है ना। अच्छा, इसके बोलते कुछ एडवांटेजेस क्या है, देखो जल्दी से, प्राइवेटाइजेशन करने के एडवांटेजेस क्या है, इट हायर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इनोवेशन। तो बोलते हैं जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना, तो अब जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल आ जाएंगे बिजनेस को संभालने के लिए, तो इससे क्या होता है, इससे जो है ना लोग, इससे जो है वो कंपनीज का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल जब बिजनेस को चलाएगा तो उसको क्या होना, भैया हमको तो प्रॉफिट होना, पहले से ही प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, और हमारे कंपनी के क्या बताइए, हमारे कंपनी के जो है प्रोसेस को और सुधारेगा, है ना। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट, ठीक है ना। आगे पर इसका कुछ एडवर्स इंपैक्ट भी पड़ा, बोलते हैं क्या पड़ा, एडवर्स इंपैक्ट भी पड़ा। एडवर्स इंपैक्ट क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय का मोरल ना गिर गया। मतलब पहले जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे उनको आलस और आराम से काम करने की आदत थी, अब जब प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर बन जाएगा वो तो आलस सहन करेगा नहीं तो एम्प्लॉय मोरल गिर गए, उनको लगा, अब एम्प्लॉयज जो है ना वो एकदम डीमोटिवेट हो गए, उनको लगा अरे यार अब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं बची, अब जो प्राइवेट वाले जो ओनर्स आएंगे वो तो हमसे बहुत काम कराएंगे, और अगर हमने काम नहीं किया तो जॉब से निकाल भी सकते हैं, डिसलोकेशन भी हो सकता है हमारा, मतलब हमको ट्रांसफर कर देंगे दूसरे उसमें, समझ रहे हो राइट। तो देखो इट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल एंड जनरल फियर ऑफ डिसलोकेशन, बोले हमारा ट्रांसफर कर दिया तो, जॉब से निकाल दिया तो, टर्मिनेशन कर दिया तो इनको डर लगता था। बोलते लुक्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी इन प्रोडक्शन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या चाहेंगे कि भैया तुमने अगर काम किया तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत जरूरी है, ऐसा अकाउंटेबिलिटी होना, आपका अच्छा प्रोडक्शन की क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा, जो सही से काम नहीं करेगा जरूरत नहीं भैया बाहर निकलो, ऐसा। तो इसलिए उनको है डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इन इंडिया, अब इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा था कि प्राइवेटाइजेशन करना आसान नहीं था, बोलते हैं इंडिया में। क्यों बोलते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा था कि लॉस मेकिंग जो गवर्नमेंट कंपनी थी ना उसको खरीदने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, पर कुछ गवर्नमेंट की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी। तो जब भी गवर्नमेंट बोलता था ना अरे प्राइवेट इंडिविजुअल सुनना, ये हमारी लॉस वाली रखना थोड़ी सी एक दो कंपनी, तो प्राइवेट इंडिविजुअल क्या बोलता है, अरे गवर्नमेंट सुनो ना, वो लॉस वाली छोड़ो ना, वो जो प्रॉफिट वाली ना तुम्हारी वो थोड़ी सी वो खरीदते ना, ऐसा।
तो लॉस मेकिंग कंपनीज को खरीदने वाले ज्यादा थे ही नहीं, और बोलते हैं हमको क्या बताया, देयर वर मेनी टेकर्स फॉर सरप्लस मेकिंग इंडस्ट्री। तो जहां पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा था इन इंडस्ट्रीज को, वो खरीदने के लिए बहुत लोग थे, वो खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार थे, लेकिन हाँ है ना लेकिन क्या बताइए, लॉस वाला नहीं होना था ऐसा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लॉस मेकिंग कंपनीज को फुल्ली प्राइवेटाइज किया, और जो प्रॉफिट मेकिंग था उसको पार्शियली, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज और बैंक्स को पार्शियली प्राइवेटाइज किया, मतलब उसके कुछ शेयर्स ही बेचे प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, बाकी नहीं बेचा ऐसा। तो जो लॉस मेकिंग थी उसका पूरा ही ओनरशिप बेच दिया गवर्नमेंट ने कि यार तुम रख लो, हमको नहीं होना। और प्रॉफिट मेकिंग में गवर्नमेंट ने बोला देखो यार प्रॉफिट तो हो रहा है, हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो थोड़ा सा ही पार्ट तुम रख लो, बाकी का हमारे पास ही रहेगा ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये सब कुछ काम का नहीं, काम का आता है बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो हम देखेंगे कल, और कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा प्राइवेटाइजेशन, देन ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है बेटा एफडीआई जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो अराउंड अब 4 पेजेस के आसपास हमारे बचे इस चैप्टर में, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूं कि अब आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरित ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं, इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।